हम लोग ऐसे कुछ करेंगे जो कि ऑलमोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So before we go ahead, I mean, let me ask a question, and that is, electric field क्या होता है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? Yes, what do you think? Okay, Aryan has said कि it can be anything. Shreyashi says both. कुछ लोग तो पढ़ चुके होंगे टॉपिक, तो उनको तो अच्छे से मालूम होगा, बट फिर भी एज ए जनरल क्वेश्चन इट स्टिल स्टैंड्स. हमें थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे बच्चे. व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो सकता है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है. So would you like to elaborate on that a little bit? Okay, so they were said कि आपने भी कुछ हिंट दिए थे शायद पहले. आर्यन ने सेड कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से पता चलता है. ओके बेटे सुनो आर्यन, पार्शियल डिफरेंशिएशन से दुनिया के कोई भी फील्ड के बारे में पता चल सकता है. अगर कंजर्वेटिव है तो इन दैट केस कर्ल को जीरो करना पड़ता है, और कर्ल को जीरो का मतलब होता है ये वाले फॉलोइंग थिंग्स कि डेबा ey डेबा x शुड बी इक्वल टू डेबा ex डेबा y, और ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन यानी डेबा ex डेबा z शुड बी इक्वल टू डेबा ez डेबा x, है ना. तो डेबा ez डेबा x मस्ट बी इक्वल टू डेबा ex डेबा z, और डेबा ey डेबा z शुड बी इक्वल टू डेबा ez डेबा y. नाउ दैट इज देयर. ये दुनिया के कोई भी फील्ड के लिए वैलिड है. इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सब का कोई मतलब नहीं है. दिस फॉर एनी फील्ड. मैं खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब कंजर्वेटिव होता है और कब जो है नॉन कंजर्वेटिव. एनी आइडिया ऑन दैट? या एनी डिस्कशन ऑन दैट? सक्षम तुम्हारे माइक्रोफोन ऑन है? श्रेयस said कि when force produced by it is conservative or non conservative. नहीं, ये तो मेरा सवाल है कि कब कंजर्वेटिव होता है और कब नॉन कंजर्वेटिव होता है. सुनो, let me give you the answer. The answer is that electric field can be produced in two ways. मैं दोबारा बताऊं, electric field is produced in two different ways. ठीक है. Number one is by static charge. अगर स्टैटिक चार्ज होगा, इन दैट केस उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी कंजर्वेटिव. सो बाय स्टैटिक चार्ज दैट इज कंजर्वेटिव. आई डोंट नो वेदर यू रियली नोटेड और नॉट. मैंने जब सवाल पूछा था ना, तो मैं बड़े सोच समझ के वर्डिंग्स यूज किए थे. अब मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं. हो सकता है कईयों ने उसको उतना अच्छे ध्यान से नहीं सुना होगा या एक जनरल तरीके से सुना होगा. मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं. मैंने क्या पूछा था जरा याद करके देखो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कब कंजर्वेटिव और कब नॉन कंजर्वेटिव होता है. और जब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टू चैप्टर्स 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, तब मैंने बताया था कि ये कंजर्वेटिव होता है. से उस समय तो कंजर्वेटिव डिक्लेयर कर दिए थे. आज कुछ कंजर्वेटिव डिक्लेयर करते हुए आप वो कर रहे हो कि हो सकता है, नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने उस समय जो वर्ड यूज किए थे वो इलेक्ट्रिक नहीं था. पता है क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक. आज मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आज का वर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो सकता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक ही होगा. ठीक है. सो E is produced in two different ways by static charge. तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है ना. वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा. दैट विल बी कंजर्वेटिव, स्टैटिक चार्ज वाला. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक और तरीके से होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. यानी समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पार्ट्स है. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है और एक और भी है जिसके बारे में आज बात करेंगे, और वो है प्रोड्यूस्ड बाय
वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज, और ये ओवरऑल जो फील्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इसलिए मैंने बोला ना, वर्डिंग्स बड़े मैंने केयरफुली यूज किया था। मैंने पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट वी यूज्ड टू यूज एज अ वर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, वो कंजर्वेटिव हो। इसलिए उस समय हम लोग कंजर्वेटिव 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 वर्ड यूज कर रहे थे। आज मैं यूज कर रहा हूं नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, एज इफ देयर इज एन ऑप्शन। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब सवाल ये कि फिर ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, कहां से आ जाता है, किस तरीके से होता है? सो लेट्स स्टडी दैट फर्स्ट। ओके, तो जैसे मैंने बोला वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एक काम करता हूं मैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में, सपोज पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। सक्षम has asked a question that is क्या मूविंग चार्ज से भी फील्ड जो बनेगा वो कंजर्वेटिव होगा? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो रॉड में डेवलप हुआ था व्हेन वी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, देखो मैंने क्या पूछा, मैंने बोला वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। सक्षम, तुम्हारा आंसर ये है कि अगर मान लो चार्ज मूव करता है, इन दैट केस चार्ज में 2 फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड because of the location of the charge and also a magnetic field because of the movement of the charge। समझ ना, ये चीज, ये चीज। और ऑब्वियसली अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस समय फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है तो उसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला भी होगा, ठीक है ना? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। चल एनीवे, सपोज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन, और मान लो वेरिएबल बी सपोज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है सपोज, और मैंने क्या किया, मैंने एक तार लगा दिया। तार में रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, मतलब नो इश्यूज। अभी बताओ मुझे इसके अंदर फ्लक्स क्या जनरेट होगा, इस तार के अंदर फ्लक्स क्या जनरेट होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू, अगर इसका मान लो रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, तो हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, फ्लक्स आ गया। अगर फ्लक्स अगर आता है मान लो बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली अगर समय के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो इन दैट केस फ्लक्स भी बदलेगा। तो देयरफॉर ईएमएफ जनरेटेड विल बी डी फाई dt माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इनटू dB। कुछ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी तो कुछ होगा ना, तो dB dt आ गया। तो यार, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? सॉरी, ये ईएमएफ क्या है? कांट वी से दिस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज? और ये ईएमएफ क्या है ना, पूरे रिंग का ईएमएफ है, यानी इट इज आल्सो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट दैट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को ऐसे करके ले जा रहा हूं। तो देखो, जब भी एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है सर्किट के अंदर, तो उसके वजह से एज ए कंसीक्वेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। यहाँ पे मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बट लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई प्रोड्यूस हुआ है सपोज अलोंग द रिंग। इन दैट केस द फोर्स विल बी व्हाट, ई इनटू 1, चार्ज इनटू फील्ड, फोर्स आ गया, और इनटू डिस्टेंस करेंगे तो वर्क डन आएगा। तो डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, ये हो गया वर्क डन, यानी वर्क डन आ गया E इंटू 1 इंटू 2 पाई आर, और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो यानी मैंने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो वर्क डन कितना हो गया, E इंटू 1 इंटू 2 पाई आर, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है या नहीं? वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो देयरफॉर वी राइट इट एज E इंटू 1 इंटू 2 पाई आर। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा
पाई पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, यानी r/2। अब जरा ध्यान से देखो, जिसके वजह से मैं इसको नॉन कंजर्वेटिव कह रहा हूं। एक चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके गया, मैंने फुल सर्कल कंप्लीट किया, मैं उसी पॉइंट पे वापस आया, लेकिन वर्क डन देखो जीरो नहीं हुआ, तभी तो इसको नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोला जा रहा है। ये नॉन कंजर्वेटिव का एक मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन तो मिटा दिया, वही था डे बाई एक्स डे बाई वाई इज डे बाई वाई डे बाई एक्स करके, वो तीन फॉर्मूले वो थे एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन उसका एक सिंपल सा भी एक एक्सप्लेनेशन है, और वो है कि अगर मान लो मैं कहीं से स्टार्ट करके वापस आता हूं, और अगर वर्क डन जीरो नहीं होता है while completing a loop, वर्क डन अगर जीरो नहीं होता है, यानी द फील्ड हैज टू बी नॉन कंजर्वेटिव। तो वही हो रहा है इस केस में, इस पूरे सर्कल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है, यानी फील्ड है, तो दैट फील्ड विल बी ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव। तो कितना फील्ड हो गया, r/2 इंटू dB dt। ठीक है, देख लो अच्छे से। फाइन, देख लो अच्छे से। तो EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया EMF के हेल्प से, एंड दैट इज इक्वल टू r/2 इंटू dB। यानी जितना बड़ा रेडियस लोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। आई होप दैट्स ओके, ठीक है ना। चलो, नाउ इन दिस वी अज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड is present throughout the region। इसमें हमने एक assumption किया कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन मौजूद है, बट ये कोई जरूरी नहीं है। Maybe we can take another situation also, and that is, let us say इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इसी रीजन, और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वही। और मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एक तार लिया, ठीक है, मैंने ऐसे एक तार लिया जो कि इसको कवर करते हुए, मतलब इसके बाहर से जा रहा है। सो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे में क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले तार में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जल्दी करो। Shreyasi is asking कि why have you taken the electric field as uniform? Because of symmetry, सिमेट्री की वजह से। एक्चुअली मैं बताता हूँ, पता क्या होता है, अभी ये डिस्कशन हो जाना तो फिर मैं एक जनरल चीज बताऊंगा, दैट वुड बी मोर यूजफुल। अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको खत्म करो। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। अरियंत दास की क्या कोई बैटरी के वजह से जो क्रिएट होगा उसका क्या होगा, वो ऐसे नहीं होगा, और उसका भी वैसे भी अलग चीज होता है, दैट इज वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस केमिकल रीजन से क्रिएट होता है, ठीक है, सो लाइक टोटली डिफरेंट है। ओके, आई हैव ऑलरेडी गॉट एन आंसर, एंड दैट इज फ्रॉम Anshul Agarwal, and that is r² by 2 small r into dB dt। ओके, दैट्स अ क्विक आंसर। और कोई? श्रेयसी, योर क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग, आई नो, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। अभी देखो, फ्लक्स तो इस बार लिमिटेड है टू दैट इनर सर्कल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और बाहर कहीं है ही नहीं। इस बार मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन नहीं है, ये थ्रू आउट द रीजन अब मैं काट देता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ प्रेजेंट एट ओनली दिस रीजन। तो जो फ्लक्स बनेगा वो भी इसी के वजह से बनेगा, फिर तो फ्लक्स बनेगा
b into pi r square, ठीक है, b into pi r square, ये हो गया फ्लक्स। और ये वेरिएबल होगा क्योंकि वेरिएबल b है, तो देखो देयर विल बी ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ विल बी minus d phi dt is equal to minus of pi capital R square into dB. Easy thing. अब मैं काम करता हूं, मैं जो है यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको ये करूंगा, तो यानी क्या होगा, e into 2 pi स्मॉलर हो जाएगा, so therefore we will write e into 2 pi small r is equal to ये माइनस, अच्छा माइनस हटा भी सकते हो क्योंकि डायरेक्शन तो हम वैसे भी अपने तरीके से निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, इसलिए माइनस हटा भी सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर dB, यानी E विल बी इक्वल टू पाई पाई तो कैंसिल, यानी एक चीज समझो, अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हूं, यानी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यानी E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये देखो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, अगर मैं उसको कैपिटल आर ले तो कैपिटल आर, बट इसको मैं स्मॉल आर भी लिख सकता हूं, लेकिन जो E आउटसाइड है वो क्या है, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये देखो 1 by स्मॉल आर। मैं यहाँ तो आपने पहले कैपिटल आर लिखा था, उस समय मैंने रेडियस को कैपिटल आर लिया था, अगर रेडियस को मैं स्मॉल आर लेता तो स्मॉल आर के टर्म्स में आता, बात देखिए। अब मैं एक्चुअली इक्वेट करना चाह रहा हूँ कि ये भी स्मॉल आर तो उसमें भी स्मॉल आर यूज करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, अब आंसर तो आ गया ना, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड इट इज 1 by r, इनसाइड इट इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी अगर मान लो इस जगह पे, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को प्लॉट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, तो क्या आएगा, देख लो। सो में की ई इंटू 2 पाई आर क्यों लिख रहे हो, देखो मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो फोर्स क्या आएगा, चार्ज इंटू फील्ड, यानी 1 इंटू ई, ये फोर्स आ गया, इंटू डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज 2 पाई आर, यही तो वर्क डन है ना ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से निकाल रहा हूँ, अब दोनों को इक्वेट कर, तो इसी तरीके से मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है ना, देख लो जस्ट, ये पिछले बार भी लिया था, E into 2 pi r is equal to फिर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये पिछले बार भी लिया और उससे आंसर आया था प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इस बार आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करके बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड रीजन जहां तक है वहां तक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फिर पीक आया और फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट गया। अब आ जाओ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए तो वही तरीका है, क्या ना, वी विल हैव टू जस्ट take it in a way that it is opposite to the flux change, so that there is an opposition to the flux change। जैसे इसी में ले लो, इसी में सपोज ले लो, suppose there is an increasing field, फील्ड अगर बढ़ता जा रहा है, पर मैंने रिकॉर्डिंग बटन प्रेस किया तो आवाज नहीं आया, वैसे तो जनरली आवाज आता है हमेशा, चलो तो इस बार जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा इसके अंदर,
इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? ओके, पार्थ ने तुरंत आंसर दिया है क्लॉकवाइज। ओके, गर्व ने भी बताया क्लॉकवाइज। ओके, अब सुनो लॉजिक कैसे यूज करेंगे वो देखो। यहाँ पे ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बढ़ता जा रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या करोगे? डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, है ना? डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो यानी कैसे होगा ना? डॉट मैग्नेटिक फील्ड तो तब हो सकता है ना जब ऐसे करंट हो। अरे लॉजिक, ऐसे अगर करंट होगा तो करंट मतलब बेसिकली हम लोग पॉजिटिव चार्ज मीन करते हैं ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो इन दैट केस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे होगा। यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी ऐसे। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को मूव कराएगा ना। So this is the electric field that is going to move the charge. That is what is going to happen in this particular case. ठीक है, देखो अच्छे से। सक्षम है कि क्या बी के फंक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी? नहीं, बी के फंक्शन पर ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20 आएगा, 30 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा। पर डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, बस यही। अब वो कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और कितना जल्दी जल्दी घट रहा है, is what will be the role of the function to be played. तो वो फंक्शन से पता चले, वो बिल्कुल फंक्शन से पता चले। तो देखो इस केस में तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो उसको अपोज करना है, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो कौन बनाएगा? यही तो बनेगा, वायर। यानी वायर में करंट ऐसे चाहिए। तो करंट ऐसे चाहिए मतलब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तो करा रहा है। तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी व्हाट इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक है। नाउ सेक्शन में से इसके टी के साथ पी कम हो भी तो हो सकता है। नहीं नहीं समझे नहीं, देखो मैंने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग बी। मैंने उसके लिए सवाल पूछा था। वो तो ऑब्वियसली एक बार इंक्रीज होगा तो जो आंसर आएगा डिक्रीजिंग में तो ऑब्वियसली अलग आंसर आएगा, और फिर वो रेट ऑफ से मैग्नीट्यूड आएगा। वो तो ऑब्वियस है ना? फंक्शन पे तो डिपेंड करेगा नो डाउट। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टर्म्स में पूछा था कि बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, बस इतना ही पूछा था। ठीक है ना, और कोई बात? अरियन सेज कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल क्यों लगाया ना? राइट हैंड थंब रूल तो पूरे फिजिक्स में लगता है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट हमने एक्चुअली लॉजिक लगाया। राइट हैंड थंब रूल तो चलो खैर पार्ट ऑफ द लॉजिक है, आई अंडरस्टैंड, पर लॉजिक क्या लगा कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, उसको अपोज करने के लिए डॉट प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा? ये थोड़ी करेगा, ये तो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन करेगा? यही करेगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है? तो जब करंट अगर कॉइल में ऐसे होता है तो इन दैट केस करंट के कॉइल के हिसाब से हमें कर्ल को ओरिएंट करना पड़ता है। तो इन दैट केस थंब मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट्स द केस। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। लेट मी नाउ आस्क a question. Suppose I say suppose I say कि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन थ्रू आउट द रीजन है। तो B is equal to suppose 2t स्क्वायर दिया हुआ और क्रॉस दिया हुआ, मतलब माइनस के क्या, ये दिया हुआ। और मैंने एक वो लिया, सर्कल लिया। सर्कल के दो पार्ट्स है, ठीक है? सर्कल के जो है दो पार्ट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन है। और ये सर्कल का रेडियस है सपोज 3 मीटर्स।
और सर्कल के इस हाफ में जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 ओम, और इस हाफ में जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना, और ये है 60 डिग्री। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। चलो गो अहेड। और भी जगह का निकाल सकता हूं, यहां का भी निकाल लो। चलो तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड देखो बढ़ता जा रहा है, कैसे पता चला? देखो 2T स्क्वायर है लेकिन माइनस के क्या, मेरे यहाँ फिर भी आवाज नहीं है। चलो लोग यहाँ आगे होगा। चलो ठीक है, एक आंसर आ रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम ना पिछले बार भी हुआ था कि साउंड कम हो गया। आर्यन तेज आस्किंग कि क्या आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नहीं, तुम लोगों ने किसी ने कुछ बोला था क्या? यस सर। नहीं मुझे नहीं आया। ये देखो पार्थ ने कुछ बोला है, अभी मुझे नहीं आया। ये क्या चक्कर हो गया? अच्छा, और ये ना एक दिन, चलो लेट्स कंटिन्यू। देखो इस बार क्या है ना, पहले तो ईएमएफ निकालेंगे, है ना? ईएमएफ, तो ईएमएफ आएगा, और इस बार तो विद इन द रीजन है, यानी r/2 इंटू dB/dt। तो r/2 होते 3/2 इंटू dB/dt। तो dB/dt क्या है ना, इक्वल टू 4 टाइम्स t। अब t का कोई वैल्यू तो दिया नहीं, तो जस्ट ऐसे ही रख लो, तो लाइक इंटू 4t, यानी ईएमएफ तो आ गया इक्वल टू 6 टाइम्स। टाइम वेरिंग है, तो एक काम करते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एबी ऐसी किसी वैल्यू के निकाल लेते हैं। अंश ने पढ़ी वैल्यू, वैल्यू तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टाइम आएगा। Aryan has given answer is t and t/2. Okay, let me try. तो देखो ये ईएमएफ आ गया 3/2 या दैट इज 6 टाइम्स। अब सुनो, ईएमएफ अगर आ गया तो दैट केस करंट भी आ गया। क्या आएगा? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 2 6 दैट इक्वल टू t। ये आ गया करंट, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ यूनिफॉर्मली हर जगह सेम 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 डेवलप होगा। तो जैसे अगर 60 डिग्री है और ईएमएफ अगर टोटल 60 है, यानी AB के अक्रॉस जो ईएमएफ बनेगा वो कितना बनेगा, है ना? AB के अक्रॉस ईएमएफ वो कितना बन जाएगा? का वो बन जाएगा 1/6। 60 डिग्री में 1/6 होता है, तो यानी 60/360 इंटू 60 यानी इक्वल टू t। तो AB के अक्रॉस जो ईएमएफ बनेगा दैट विल बी इक्वल टू t, और AC के अक्रॉस जो बनेगा वो 30/360 इंटू 60 यानी इक्वल टू t/2। अभी रुको, ये ईएमएफ है, क्वेश्चन ईएमएफ का नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E माइनस IR, यानी VAB आ जाएगा E माइनस I मतलब T इंटू R। अब R क्या होगा? देखो इस पूरे रेजिस्टेंस है 4/4 ओम, ये जो पूरा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम, तो 60 डिग्री पे क्या होगा? 1/3 होगा 4/3, तो माइनस T इंटू 4/3, ठीक है ना? देख लो अच्छे से।
EMF 60 आ गया T, यानी बेसिकली क्या है ना, मतलब वैल्यू आएगा इसका कितना, T/3 वैल्यू आएगा, मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब ठीक है ना, ये आ गया। और AC तो VAC क्या आ जाएगा, मैं इसको एक्चुअली कायदे से -T/3 लिखना चाहिए, और VAC कितना आ जाएगा इस बार जो है ना क्रॉस आउट, यानी करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका AC का वोल्टेज क्या आया था, T/2 माइनस IR, तो IT है इंटू R, तो ये पूरा रेजिस्टेंस है, पूरा रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 30 डिग्री पे रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, है ना, तो 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा 1/6, यानी 2/6 यानी 1/3, तो T into 1/3 यानी इक्वल टू T/6। तो एक का आंसर आएगा T/3, अगर सिर्फ डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो दैट केस एक का आंसर आ गया T/3 और दूसरे का आंसर आ गया T/6। देख लो ये आंसर आ गए। सेक्शन में आज की ए पर शायद थोड़ा सा चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा, तो उससे नहीं, एक्यूमुलेट कहीं नहीं होगा, स्टैटिक चार्ज कहीं नहीं होगा, चार्ज तो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, इसलिए एक्यूमुलेट वाला वर्ड यूज मत करो। इट इज जस्ट दैट ईएमएफ यूनिफॉर्मली बनेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या ना, उसके करंट रेजिस्टेंस ये सब भी मैटर करता है, ये चक्कर, इसलिए देखो कहीं पे कुछ आ रहा है तो कहीं पे कुछ आ रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रखते हो तो T/3 और T/6 आ रहा है, ठीक है ना, और अगर T-IR वाले उससे करना चाहते हो तो इन दैट केस इस तरीके से। Not only that, I can ask another question also, and that is, तो सोचो इसके ऊपर, and that is, सपोज मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है P, चलो मैंने एक स्क्वायर बना दिया जिसका लेंथ L है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल आंसर श्रेयसी's क्वेश्चन आल्सो, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से सुनो, तुमने तार को स्क्वायर के फॉर्म में लगाया, लेकिन पता है होता क्या है, फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स ये कहता है, फिजिक्स ये कहता है कि जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है, तो उस रीजन के आसपास ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। याद करके देखो, जब हमने करंट कैरिंग वायर लिया था, तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना था ना, अब ये इन्वर्ट हो गया सिस्टम। कैसे ना, जब एक मैग्नेटिक फील्ड का चैनल है, तो इन दैट केस उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सर्कल बने, पर तुमने हो सकता है तार जो है सर्कुलर ना यूज किया हो, तो अगर सर्कुलर यूज कर रहे हो तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म हो गया, पर अगर सर्कुलर नहीं है, जैसे अभी मैंने स्क्वायर यूज किया है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म नहीं हो। तो क्वेश्चन इज दैट वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, यहां से वाई डिस्टेंस दूर है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है ना हर जगह पे, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, नॉन कंजर्वेटिव तो होगा, दैट्स फाइन, हमें, बट वो बनेंगे कैसे, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। और सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक चीज और पता चल रहा है कि यानी नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे एंड हो रहा है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन कंजर्वेटिव होता है, इस केस में नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है ना। चलो गो अहेड। भगवेज आज के हमने 3/2 इंटू 480 क्यूब किया, अरे तो आपके पास b का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो b इज इक्वल टू कुछ ले लो, मतलब b एज अ वेरिएबल ले लो, तो आंसर db dt के टर्म्स में दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं। भव्य में समझ नहीं पाया तुम्हारे क्वेश्चन। अच्छा, जब 60 आया था, 6 टाइम्स,
नहीं, ईएमएफ आया था R/2 इंटू डीबीडीटी, तो ईएमएफ आया था R/2, R3 था शायद, और आई थिंक डीबीडीटी आया था 4 टाइम्स थी, ये तो आ गया 6 टाइम्स थी, ठीक है ना, 6 टाइम्स थी आया था इसका ईएमएफ, लेकिन मुझे ईएमएफ वो 60 डिग्री का चाहिए था, तो 60 डिग्री क्या 1/6, तो ईएमएफ एट 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 1/6, देन इट टी आया, और जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम था, तो देयरफॉर उससे करंट आ गया ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू टी। यहां तक तो मुझे याद आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या मतलब हमने G/2 इनटू G/2 क्या था, याद नहीं आ रहा। अब मुझे एक चीज याद आ रहा है दैट उसका ईएमएफ क्या होगा, 60 डिग्री का तो टी आ गया, और जो करंट आ रहा है वो क्या आएगा, ई सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई माइनस आई आर। अब आर जो है ना इस वाले मतलब आधा सर्कल का 4 ओम था, तो लेकिन हमने तो 60 डिग्री पार्ट कर लिया, यानी 4/3 आ गया, तो ई माइनस आई आर मतलब हो गया ई ई 60 का ई माइनस आई, आई मतलब टी इंटू आर, तो आर आया था 4/3, तो वो करके माइनस टी/3 सही हुआ। चलो अब आगे देखो, अच्छा समझ आ गया, चलो ठीक है, एक्चुअली आई हैव लिटिल फॉरगॉटन है, थोड़ा सा मुझे डेटा याद नहीं आ रहा, बाकी तो देखो। एक चीज और थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ, इसलिए नहीं तो ई प्लस आई आर ही होता। सर इसका आंसर आ गया, इट सीम्स की अच्छा श्रेयस, आई होप यू आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। श्रेयस एक बार जरा दोबारा देख लो, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो मैंने इतना ही बताया दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो सर्कुलर लाइंस बनता है। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर योर क्वेश्चन बट आई होप आई हैव आंसर्ड इट। अच्छा यस कह रहे हो, तो चलो ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड यू। हमें चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पता क्या होगा, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखो। आ, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा, तो सबसे पहले एक काम करो, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसके सर्कल बनाओ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो अगर क्रॉस है और अगर इंक्रीजिंग है, लेट्स से इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन तो पलटना है, वैल्यू तो बदलेगा नहीं ना, है ना, तो ये तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ चाहिए, तो बाहर की तरफ के लिए करंट ऐसे चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये नहीं ऑब्वियसली टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा R/2 इंटू डीबीडीटी। आर बोलते क्या है ना, इसका लेंथ एल है, तो यानी ये हो जाएगा L/2, क्या आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इक्वल टू R/2 इंटू वेयर R इज इक्वल टू L/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो तो अपने आप बाद में लिख सकते हो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लो, where small r is equal to L/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे अब ई तो ये है, लेकिन ये जो ई आया है ना ये इधर है, मुझे चाहिए इस वायर के, तो क्या होगा, अगर ये थीटा है मान लो, तो ई अलोंग वाई एट वाई क्या हो जाएगा ना, अगर इसको ई नॉट मान लो, ये ई नॉट कॉस थीटा, अब क्योंकि रेडियल और टेंजेंशियल है तो देखो ये 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा L/2 अपॉन आर, है ना, cos थीटा L/2 अपॉन आर, यानी ई नॉट cos थीटा, यानी ई नॉट क्या है R/2 इंटू डिवाइडेड इंटू cos थीटा, cos थीटा क्या है L/2 अपॉन आर, तो आर आर कैंसिल कर गया, तो क्या आ गया L/4 इंटू डिवाइडेड, यानी इसका कंसीक्वेंस समझो,
इसका कॉन्सिक्वेंस ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रेडियस पे तो अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? तो इसका फॉर्मूला ये r/2 dvdt यानी रेडियस डिपेंडेंट है ना। इसका फॉर्मूला है r/2 dvdt यानी रेडियस डिपेंडेंट है। ये देखो, लेकिन स्क्वायर में बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर में बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? स्क्वायर के अगर मैं यहाँ पे y डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट ऑफ y। इंडिपेंडेंट ऑफ y का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। यानी स्क्वायर के अंदर जो है फील्ड इस बार क्या होगा ना, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। देख लो अच्छे से। अच्छा अब देखो, मैं क्वेश्चन को और चेंज करूंगा। सपोज मैं कहता हूं एक रेक्टेंगल है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ओके। इसका लेंथ है 3 मीटर 2 मीटर। ये लेंथ तो ब्रेड दे रखा है 3 मीटर 2 मीटर और रेजिस्टेंस दे रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दे रखा है क्रॉस। टी स्क्वायर माइनस के क्या? क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वायर, ठीक है ना। मैं भी कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, ए बी सी डी। तो तुमको वी ए डी निकालना है, वी बी सी निकालना है, वी सी डी निकालना है और वी डी ए निकालना है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो जल्दी करो सर। ठीक है, मैं और एक चीज बताऊं, इस बार मैं फॉर ए चेंज डॉट कर दूं, एक थोड़ा चेंज कर दिया। बार बार क्रॉस क्रॉस से फील्ड ले रहे थे, इस बार मैंने डॉट कर दी। तो फील्ड है टी स्क्वायर के कैप डॉट, और ये रेक्टेंगल है, और इसका 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये 2 मीटर लेंथ का है 3 मीटर लेंथ का। गो अहेड। सक्षम इज आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज ये फील्ड लाइन सर्कुलर कैसे आई थी? नहीं नहीं, अब देखो पता है सक्षम व्हाट यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन लाइक कि अगर मान लो एक मैं इलेक्ट्रिक तार लेता हूं तो उसके अराउंड फील्ड लाइन सर्कुलर क्यों होता है? तो देखो ये एक नेचुरल फिनोमेना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ये नेचुरल फिनोमेना है। हमने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, डायरेक्शन को चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, फिर कुछ कंक्लूजन किए कि अच्छा ऐसे है, इसका मतलब ये फॉर्मूला है, फिर उस फॉर्मूला को भी क्रॉस चेक किया और सारे केसेस में देखा कि फॉर्मूला वर्क कर रहा है, एंड दैट्स हाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी एक्सेप्टेड। तो देखो ये सवाल नहीं पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रिक तार में जो फील्ड लाइंस होता है मैग्नेटिक, वो सर्कुलर ही क्यों होता है। दैट कैन नॉट बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। ये नेचुरल फिनोमेना है, हम उसके स्टडी करके बता सकते हैं कि वो जो सर्कुलर है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके कौन सी डायरेक्शन होगा, ये सब हम बता सकते हैं विद आवर स्टडी। बट वो सर्कुलर क्यों है इसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर इलेप्टिकल होता तो भी तो नॉन कंजर्वेटिव होता, है ना। लेकिन वही बात है कि सर्कुलर है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और कुछ नहीं। फिर देखो अगर एलिप्स है तो एलिप्स ऐसे क्यों नहीं, फिर तो डिसीजन लेना पड़ेगा, चॉइसेस आ गए। सर्कुलर में चॉइस नहीं है, सर्कल है तो ऐसे कर दो तो भी सर्कल ही है, तो इट्स ए नेचुरल थिंग। आई मीन, बट सर्कुलर क्यों है तो उसका आंसर मैं वैसे नहीं दे सकता हूं, एलिप्टिकल क्यों नहीं है देयरफॉर सर्कुलर है, वो बेटर एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता हूं। बट सर्कुलर क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है। जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल फील्ड होता है, सर्कुलर तो नहीं होता है। तो ये चीज है, नेचुरल फिनोमेना। जैसा जजाज की पिछले बार तो स्क्वायर था, हाँ पिछले बार स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगल, इसलिए तो फर्क है।
चलो स्टार्ट करो। सक्षम है आज की एलिप्स क्यों नहीं हुआ? नहीं देखो, वो एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता हूँ कि एलिप्स वर्सेस सर्कल में एलिप्स क्यों नहीं हुआ, सर्कल क्यों हुआ। क्योंकि जरा सोचो, अगर एलिप्स है तो ये बताओ कि अगर एलिप्स होगा तो देखो, अगर मान लो कोई सिस्टम है तो एलिप्स अगर होगा तो ऐसे भी चॉइस है, ऐसे भी चॉइस है। तो हाउ विल द सिस्टम मेक ए चॉइस कि ये वाला एलिप्स लेना है, ये वाला एलिप्स लेना है? लेकिन सर्कल में क्या होता है, इट बिकम सिमेट्रिकल, तो वो सिमेट्री फॉलो कर रहा है, ये चक्कर है। तो इसलिए एलिप्स वर्सेस सर्कल में सर्कल का एक्सप्लेनेशन फिर भी हम दे सकते हैं, बट सर्कल क्यों, रेडियल क्यों नहीं, या कोई और वो क्यों नहीं, ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। बल्कि इसको इस तरीके से अप्रिशिएट करो इज दैट कि ये है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ सिस्टम को स्टडी किया, है ना, और स्टडी करके कुछ कंक्लूजन किया, फिर हमने कुछ एक दो प्रेडिक्ट किया, और फिर चेक किया कि वो प्रेडिक्शन सही निकल रहा है नहीं निकल, ठीक है। और नेचर में बहुत सिमेट्री है, so therefore wherever things of this kind happen there is definitely symmetry in it, जो कि तुमको हेल्प करता है। या जसरा जी, ऑलराइट, पिछले बार स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगल, फर्क तो होगा ऑब्वियसली। यानी देखो पता क्या होगा इस बार, कि जो ईएमएफ डिवाइड होगा ना वो अनइवनली होगा, यानी इस पोर्शन का इक्विवेलेंट। अच्छा पहली बात तो ये डॉट है, डॉट और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाने मतलब क्या होता है कि ये तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी इस बार जो करंट होगा ना वो ऐसे होगा, इस बार करंट ऐसे होगा। और थोड़ा सा एक चैलेंज इस केस में ये आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो देखो ऐसे, इस तरीके से। तो पिछले बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो खैर मिटा दिया, है ना। पिछले बार जो कैलकुलेट किया था, तो इस केस में भी यही होगा कि अगर मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, तो लेट अस से अगर अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो 1 मीटर होगा ना। और मान लो यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या होगा ना, R/2 इंटू डीबीटी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रिक, तो अलोंग द वायर, अलोंग द वायर क्या हो जाएगा, अलोंग द वायर हो जाएगा, अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी इंटू cos थीटा, ये हो गया अलोंग द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको E1 लिख देता हूँ, E1 है, ठीक है। अच्छा आर कितना है इस केस में, और सॉरी cos थीटा कितना है ना, 1/r, so that is equal to R/2 into dB/dt into 1/r, तो r कैंसिल हो गया, तो यानी हाफ इंटू dB/dt। और dB/dt क्या है, dB/dt हो गया इक्वल टू 2t, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यानी 6 वोल्ट, तो dB/dt हो गया 6 वोल्ट नहीं सॉरी, 6 वोल्ट नहीं सॉरी, मतलब टेस्ला बाय टाइम, टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 6 यानी 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है 3, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू 3 9 वोल्ट, तो देयरफॉर ईएमएफ जो बनेगा सॉरी 9 वोल्ट बनेगा, यानी लंबे वाले वायर में जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा 9 वोल्ट। नाउ यू माइट से वो छोटे वाले वायर में क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो इसका तो ये हो जाएगा कितना, 3 है तो यानी 1.5 है, और ये आर है,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना। तो वही चीज हो गया कि r/2 इंटू डी बी डी टी इंटू कॉस थीटा। तो इस बार कॉस थीटा क्या होगा, तो इस बार थीटा ये है तो थीटा ये है तो ये थीटा, तो कॉस थीटा का 1.5 बाय r, यानी इस बार ये हो जाएगा 1.5 बाय r, है ना। तो अब मैं E2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो E2 हो जाएगा r/2 इंटू डी बी डी टी इंटू कॉस थीटा, हो गया 1.5 बाय r, यानी हो गया 1.5 मतलब 3/2, तो यानी 3/4 इंटू डी बी डी। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो देयरफॉर E2, है ना, ये E1 है, ये E1 आ गया, तो ये आ गया E इंटू टी, E इंटू लेंथ 3, ये हो गया 9, और E2 कितना आ गया, E2 इंटू इंटू 2, तो यानी कितना आ जाएगा, तो E2 मतलब कितना आएगा 3/4 इंटू डीबीडीटी, तो डीबीडीटी कितना है 6 इंटू 2, ठीक है, यानी क्या होगा, दैट्स ऑल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वायर्स में अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सारे वायर्स में सेम सेम आएगा। यानी जब मैं इसका सर्किट बनाऊंगा तो पता कैसे सर्किट बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, चारों तरफ 9 वोल्ट है, यानी ऐसे होगा 9 वोल्ट 3 ओम, 9 वोल्ट 4 ओम, 9 वोल्ट 5 ओम, और 9 वोल्ट 6 ओम। इससे क्या होगा, करंट आ जाएगा, तो आई कितना आ गया, टोटल वोल्ट कितना हो गया 9999, यानी 36, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 + 4 7 + 5 12 + 16 6 यानी 18, यानी 2 एम्पीयर करंट। ठीक है, देख लो, यानी करंट कितना आ गया इस केस में, करंट आ गया इन दिस केस 2 एम्पियर्स। तो VAB कितना होगा, तो वही सारा E - IR करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार ना पहले पूरा प्रोसेस देख लो। अच्छा, मैं इतना डिटेल में क्यों गया, मैं एक चीज और भी कर सकता था, वो पता है क्या है, कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एकदम बिल्कुल जगह नहीं है, तो इसलिए मैं एक काम करूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठा देता हूँ, यही पे कर देता हूँ। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स हो गया 3 × 2 एरिया है, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 × 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 8t² यानी इक्वल टू 6t², प्लस आ गया, तो डी/dt क्या होगा, यानी 12 × t, और t मैंने क्या लिया, t मैंने क्या लिया 3 सेकंड्स, यानी इक्वल टू 36, तो डी/dt 36 वोल्ट हो गया, यानी ईएमएफ हो गया 36 वोल्ट। तो 36 वोल्ट को 4 में डिवाइड कर दो, क्या आता है 9 वोल्ट आता है 9999। लेकिन अगर मैं ऐसा करता ना, देखो सुनो, मैंने इतने डिटेल में क्यों गया, मैं इसलिए गया क्योंकि देखो ये 36 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है 36 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा ना 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट, यू वुड हैव प्रोटेस्टेड, क्यों, अरे एक का तो वायर बड़ा है एक का छोटा है, ये तो सिमेट्री तो है नहीं, तो फिर आप सबको बराबर कैसे कर दिए भाई, दैट वुड हैव बीन जेन्युइन क्वेरी, कि सिमेट्री है नहीं और आपने सबको बराबर कर दिया, ऐसे कैसे, दैट वुड हैव बिकम अ क्वेरी देन। और इसलिए मैंने जो है ना सारा कन्विंस करने की कोशिश किया है
कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके मुझे वो निकालना, क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और वो पोटेंशियल डिफरेंस देखो इस केस में भी 9 वोल्ट आ रहा है, लंबे वाले वायर के लिए भी और छोटे वाले वायर के भी 9 वोल्ट आ रहा है। फिर अगर मैं इस टोटल 36 को ऐसे ही डिवाइड कर देता ना 9999, तो मे बी वुड हैव प्रोटेस्टेड, इसलिए मैंने उस समय नहीं किया। बट अब तुमको एक्सपीरियंस से पता चल गया कि अगर कोई रेक्टेंगल होता है, इन दैट केस लाइन के लेंथ भले ही बराबर ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द वायर्स इज द सेम, और मैं हर एक सेक्शन को इक्वल इक्वल ईएमएफ वाले 4 सेल्स मान सकता। सॉरी, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस गलत वर्ड यूज किया, ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स इज द सेम। आगे पोटेंशियल डिफरेंस में तो रेजिस्टेंस और वो सब मैटर करेगा, अब वही कर रहा हूं। तो वीएबी क्या होगा, ई माइनस आई आर, तो एबी, तो एबी मतलब 3, क्योंकि आई तो 2 आया, तो 9 माइनस 3 इंटू 2 यानी 3 वोल्ट। वीबीसी क्या आएगा, 9 माइनस बीसी ये वाला यानी 4, तो 9 माइनस 4 इंटू 2 यानी 1 वोल्ट आ रहा है। बीसीडी 9 माइनस आई आर 2 इंटू 5 यानी माइनस 1 वोल्ट, और वीडीए यानी इक्वल टू 9 माइनस आई आर 12 माइनस 3। अब चेक कर, एलन इज आस्किंग कि क्या इसका ईएमएफ सेम है। हाँ, यही मैंने बोला था इस दैट कि इसका ईएमएफ सेम है हर जगह, मतलब हर सेक्शन का ईएमएफ सेम आया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैटर करेगा, तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मैटर तो कर ही रहा है, देख ही रहा सामने ही है। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखो अल्टीमेटली जीरो आएगा क्योंकि पूरा सर्कल है, देखो, ठीक है। So that more or less completes the journey of this particular case. ठीक है, देख लो अच्छे से। Is that comfortable now? चलो, with that we come to an end to today's discussion, and और टाइम ज्यादा नहीं है कि हम कुछ आगे डिस्कस करें या कुछ और आगे इन्वेस्टिगेट करें, बट हम लोग कुछ 2-3 कंक्लूजन्स किए थे। एक तो सर्कल में क्या होता है, और एक स्क्वायर में क्या होता है, और रेक्टेंगल में भी क्या क्या होता है। तो लाइक रेक्टेंगल में याद रखना, चारों सेक्शंस में, चार तो नहीं कहना चाहिए, 2 लंबे सेक्शन में और 2 छोटे सेक्शन में फील्ड अलग अलग आता है, लेकिन ईएमएफ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर आ जाता है, ठीक है ना। ईएमएफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है इस केस में बराबर आता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी सी, ठीक है। चलो, सो दैट वाज लाइक अबाउट दैट वाज मोर और लेस अबाउट द डिस्कशन फॉर द डे। थोड़ा सा बचता है इस टॉपिक के ऊपर, व्हिच वी विल पॉसिबली डू टुमारो, एंड दिस चैप्टर विल डेफिनेटली फिनिश टुमारो। एक और छोटा सा टॉपिक भी है, दैट इज एसी जनरेटर, कि जो हम लोग के दुनिया में जो इतने सारे पावर सप्लाई घरों में हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम सोलर एंड अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स अगर देखें, तो जो प्राइमरी सोर्सेस होता है, यानी कोल फायर्ड थर्मल बेस्ड जितने पावर प्लांट्स हैं, उसमें पावर जनरेट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग ए जनरेटर। तो जनरेटर का थ्योरी भी जो है हम लोग को इस सिलेबस में करना है, so that's what we will be doing tomorrow, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना ही, we will be carrying tomorrow then। कल मोरलेस क्यों, कल जो है कंफर्म है कि श्योरली कल जो है इस चैप्टर हम लोग खत्म कर पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे देन, वी विल मीट अगेन टुमारो। Tomorrow hopefully we'll be able to finish off the chapter, so that by Monday, that is coming Monday matlab, we will be able to start the next chapter, that is alternating, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय।